की कैबिनेट कैसी होगी, इस पर दिल्ली में बीजेपी की रणनीति बन रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर कल से लगातार नेताओं का आना जाना जारी है। अभी थोड़ी देर पहले वरुण गांधी, उमा भारती, नजमा हेपतुल्ला, शहनवाज हुसैन, सत्यपाल सिंह राजनाथ सिंह के घर पहुंचे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, कल अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। नेता पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह के घर, लगातार बैठक हो रही है और तमाम जो सहयोगी दल हैं और एनडीए के जो दल हैं वो नेता भी लगातार राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और नजमा हेपतुल्ला तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहुंची राजनाथ सिंह के घर मुलाकात करने के लिए और बैठक में शामिल होने के लिए। कैबिनेट कैसी हो, दरअसल अब नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनने वाली है उसकी कैबिनेट कैसी हो, किस नेता को किस मंत्रालय में रखा जाएगा, किस नेता के नाम पर किस मंत्रालय को लेकर सहमति बनती है, इन तमाम बातों को लेकर यह बैठक लगातार जारी है। और आज लगातार दूसरे दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं और खबर यह है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता थे जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेताओं से अब नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की मुलाकात और बातचीत भी चल रही है और उन्हें भी मंत्रालय और उनके मन मुताबिक पद देने की कोशिश भी लगातार हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि जिन नेताओं को जो मंत्रालय चाहिए, जिन नेताओं को जो पद चाहिए, उनको उस मुफीद किस तरह से तमाम जो संसदीय दल की बैठक होगी या फिर कहें कि बीजेपी की कैबिनेट की जो बैठक होगी 20 तारीख को, उसमें आखिरी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन को स्वतः इस बात पर स्वविवेक से फैसला करना चाहिए कि ये जो यूपीए गठबंधन का क्या हश्र हुआ है और यूपीए गठबंधन के कारण उनको भी क्या नुकसान हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से यदि उनको स्वविवेक जागेगा तो वो अपने फैसला करेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार वहाँ अल्पमत में है। हाँ, ये बात अभी है इस तरह के, क्योंकि कुछ लोग इधर उधर दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग टीएमसी में चले गए, टीएमसी वाले, टीएमसी का सिद्धांत तो यह है कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उनके एमएलए अभी तक सरकार में है। कांग्रेस के भी कुछ लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी साथ में है। अब ये तो फ्लोर पे पता चलेगा कि उनके पास कितना है, नहीं है। ठीक है, थैंक यू मुन्ना जी। तो इस खबर पर हमारी नजर होगी, क्या कुछ चल रहा है आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूपी के एक मंत्री की ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई है। यूपी में मंत्री की मौत की खबर आ रही है। ट्रेन से कटकर मंत्री सतई राम की मौत की खबर आ रही है। मानव रहित क्रॉसिंग पर यह हादसा बताया जा रहा है हुआ है। मंत्री के गनर और ड्राइवर की भी मौत हो गई है इस हादसे में, ये जानकारी भी मिल रही है। यूपी के मंत्री की सड़क हादसे में मौत बताई जा रही है। ट्रेन से कटकर सतई राम की मौत हो गई। और आपको यह भी बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ है वो मानव रहित क्रॉसिंग था, वहीं से ये मंत्री अपने गनर और ड्राइवर के साथ गुजर रहे थे और तभी एक ट्रेन ने इन लोगों को कुचल दिया। तीनों ही लोगों की मौत मौके पर हो गई। मंत्री सतई राम की मौत हो गई, उनके ड्राइवर और गनर की भी मौत हो गई। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, किस तरह से तस्वीर होगी कैबिनेट की जो नरेंद्र मोदी अब केंद्र में जब मुख्य प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनकी कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल से ही लगातार मेल और मुलाकातों का यह दौर चल रहा है। राजनाथ सिंह से तमाम नेताओं की मुलाकात हो रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के घर नरेंद्र मोदी पहुंचे, राजनाथ के घर संघ के नेता पहुंचे, मोदी से मिलने पासवान पहुंचे, पिता पुत्र और येदियुरप्पा भी मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और आज भी लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। तो किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? अनंत कुमार को शहरी विकास मंत्रालय देने की बात चल रही है। स्मृति ईरानी सूचना प्रसारण मंत्री बनाई जा सकती हैं। जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे छनकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं।
वेंकैया नायडू, ग्रामीण मंत्रालय इनको दिया जा सकता है। इसके अलावा सुषमा स्वराज, विदेश मंत्रालय का भार इनको सौंपा जा सकता है। साथ ही बीएस खंडूरी रेल मंत्री बनाए जा सकते हैं। लगातार कल से जिस तरह की बैठक और मुलाकातों का दौर चल रहा है, उसके बाद यह जानकारी निकल कर आ रही है और न्यूज 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, एसएस अहलुवालिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार कल से लेकर आज तक बैठकों का दौर जारी है, लगातार राजनाथ सिंह के घर पहुंच रहे हैं नेता, मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, क्या निकलकर खबर आ रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात भवन में चल रही है। उनके साथ दो नेता बैठे हैं, वो है अमित शाह और दूसरे अरुण जेटली। करीब 1 घंटे ज्यादा की बैठक हो गई है। कल अरुण जेटली और अमित शाह ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और इसके बाद यहाँ बैठे हैं। कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर बातचीत हो रही है और माना जा रहा है कि आज शाम तक लगभग कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे उसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। और कल क्योंकि संसदीय दल की बैठक होने वाली है और शाम को नरेंद्र मोदी चले जाएंगे वापस गुजरात, तो इससे पहले ये सारा कामकाज जो है होमवर्क पूरा कर लेना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि शाम को नरेंद्र मोदी एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी से, सुषमा से, इन लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि अंतिम रूप से जो कैबिनेट के जो नाम होंगे उस पर मोहर लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात की एक तरफ राजनाथ सिंह के घर में नेताओं का है जो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, जो उन्हें मंत्री बनना है, हर कोई चाह रहा है कि इस बार मंत्री बना जाए। और सबसे बड़ी बात की युवाओं को बहुत बड़ी मात्रा में युवा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे, तो युवा चेहरे बहुत सारे जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित, चलिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। सत्यपाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता रमन सिंह ने। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का शपथ होना बाकी है, लेकिन बीजेपी से निर्वाचित सांसद सत्यपाल सिंह हमारे साथ हैं जो कि बागपत से निर्वाचित हुए हैं। सत्यपाल सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी, लोग ये कह रहे थे कि अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर का आपके पास 1 साल का था, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अजीत सिंह जहां से लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं चौधरी चरण सिंह के लड़के, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला आपका अपना फैसला था या किसी बीजेपी नेताओं के साथ सोच समझकर सब कुछ आश्वस्त होकर आपने लिया था? देखिए, बागपत से चुनाव लड़ने का प्राथमिक रूप से मेरा फैसला था। ये बात जरूरी है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे बागपत से चुनाव लड़ने का एक मौका दिया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह हैं और अमित शाह ने बहुत पहले ये बात कही थी कि हम बीजेपी उत्तर प्रदेश से 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। कॉन्फिडेंट थे काफी ज्यादा और एक प्रभारी के तौर पर उन्होंने जो काम किया वो रिजल्ट भी उन्होंने करके दिखाया। आपको लगता है कि आपके चुनाव लड़ने में, बागपत से चुनाव लड़ने में अमित शाह की बड़ी भूमिका है कि आपको उन्होंने आश्वस्त किया कि अजीत सिंह भले ही बड़ा नाम हो लेकिन आप चुनाव उनको हरा सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और उन्होंने मुझे इस बात के लिए, उनको भी लगता था कि अगर मैं वहां पर आऊंगा, कैंडिडेट वहां के बन के आऊंगा, निश्चित रूप से सीट, ये तो बात पार्टी भी इस बात को मानती थी कि बहुत ही कठिन सीट है। शायद इंडिया में कहते हैं कि 3-4 सीटों में, वो भी एक कठिनतम सीटों में तो एक सीट थी। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले गुजरात के अंदर जिस प्रकार से दिखाया है, जिसको मैं कहते हैं कि एक प्रूवन, मतलब इंटीग्रेटेड प्रूवन, मैं विकास पुरुष जैसे हम कह सकते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात के अंदर किया है, पूरे देश को ये अपेक्षा है, आशा है कि पूरे यहाँ पर भी पूरे भारत का एक विकास होगा। और इस तरह के ये जो मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, इन पर बहुत सारी की सारी जो भी मंत्रिमंडल बनेगा, पूरी जो सरकार होगी, एक टीम बनकर के काम करेगी, क्योंकि पूरे देश का विकास करना है। और बागपत तो इतने नजदीक है, बागपत का विकास नहीं होगा तो बोलेंगे भाई दिया नीचे अंधेरा है। दिल्ली के इतना पास होते हुए तो हम बागपत को कैसे अछूता छोड़ सकते हैं? निश्चित रूप से उसका विकास होगा। धन्यवाद। यानी कि चुनौती काफी बड़ी है। सत्यपाल सिंह जी बागपत से निर्वाचित हुए हैं, इससे पहले उनका वहां से बागपत से गहरा रिश्ता रहा है और जो बागपत की जनता के सामने जो जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया है, उसको निभाने की एक बड़ी चुनौती इनके सामने रहेगी।